हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम बात कर रहे हैं स्टोकक्राफ्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जब से ये आईपीओ आया है कि थोड़ा सा हाइप में ही है, बिकॉज ये कंज्यूमर ब्रांड का आईपीओ है। तो कंज्यूमर ब्रांड के आईपीओ होने की वजह से भी लोग इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी का ओवरव्यू क्या है। मतलब कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, कंपनी क्या क्या काम करती है। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज को जरूर समझ लेना चाहिए। जो स्टोवक्राफ्ट कंपनी है, ये इंडिया लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी के नाम से जानी जाती है। मतलब कि ये सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कंपनीज में आती है जब हम किचन अप्लायंसेस की बात करते हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई 1994 में, जिसको स्टार्ट किया था बाय मैन्युफैक्चरिंग केरोसिन विक स्टोव्स। एंड ये डील करती है प्रीमियम किचन सॉल्यूशंस में, दैट इंक्लूड प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक कुकवेयर, गैस इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, चिमनीज एंड हॉप्स अमंग अदर्स। अगर हम इसकी ब्रांड्स की बात करें, मेजरली जो सबसे बड़ा ब्रांड है इसका वो है पिजन ब्रांड, जो कि 77% ऑफ द रेवेन्यू इस कंपनी को पिजन ब्रांड के थ्रू आता है। पिजन ब्रांड एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है। मतलब लाइक कि जनरली लोगों के लिए ये ब्रांड बना हुआ है। एंड अगर इसका नेक्स्ट ब्रांड आता है गिल्मा ब्रांड, जो कि 5% टोटल रेवेन्यू इस कंपनी को इस गिल्मा ब्रांड के थ्रू होता है। एंड नेक्स्ट जो प्रीमियम ब्रांड है वो है ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड। एंड इसके सिवा और भी अदर्स है जिसके थ्रू 16% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो कंपनी 660 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। एंड जो ह्यूमन कैपिटल है वो ऑब्वियसली 2000 प्लस है। जो अक्रॉस इंडिया जो डीलर्स है वो 34,000 प्लस है। एंड अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी 14 से भी ज्यादा कंट्रीज में आज की डेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है। सबसे बड़ी फैसिलिटी इसकी बेंगलोर में। सेकंड जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है बद्दी, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम लोकल प्रेजेंस की बात करें, जो मेजर है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। एंड जो ग्लोबल प्रेजेंस क्रॉस द वर्ल्ड है उसमें मिडल ईस्ट, केन्या, उगांडा, कतार, श्रीलंका एंड सो ऑन। एंड जो प्रेस्टिजियस क्लाइंटेल है वो है वॉलमार्ट, बिगलॉट्स एंड बल्क इन द यूएस। अब हम बात करते हैं कंपनी की टाइमलाइन के बारे में। मतलब कंपनी जब शुरू हुई तब से लेके अब तक कंपनी ने कैसे कैसे ग्रो किया, या फिर कैसे कैसे उसने अपने प्लांट लगाया, कैसे कैसे अपने ब्रांड्स को लॉन्च किया, कब कब ये काम किए। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, बहुत ध्यान से समझना। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी 1994 में स्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई विद ब्रांड्स लाइक बीपीएल, मार्लेक्स एंड इनाल्सा। 2001 में दे लॉन्च their brand Pigeon and Gilma. 2003 में they established their plant in Baddi, Himachal Pradesh. In the year 2007, they moved to India's largest single location, that is Bangalore. And in the year 2010 to 2013, they got the 2 rounds of their funding through SCI. And then in the year 2013, they had the automated Italian plant set up. In the year 2015, they are partnered with leading oil and gas companies, and in the year 2017, they are signing off the Black and Decker. अब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस जरूर कर लेनी चाहिए। मतलब कि उसके प्रॉफिट, उसकी बैलेंस शीट को जरूर स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के पास डेट कम है, तो ही हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो कंपनी की रेशियोज को समझना, उसकी इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी आईपीओ में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तब अगर हम इस कंपनी के बारे में समझे, तो अगर आप रेवेन्यू की बात करें, मैंने यहाँ पे 5 सालों का चार्ट लिया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल 16 में 3485 था, फाइनेंशियल 20 में 6720 हो गया। और अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। अगर हम एबिटा की बात करें तो वो बीच में फ्लक्चुएट हुआ है, बट अगेन वो भी ग्रो ही हुआ है। एंड अगर हम पैट लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, वो फ्लक्चुएट हुआ है, बट अल्टीमेटली अगर इन 5 सालों की बात करें तो अभी तक का सबसे हाई प्रॉफिट फाइनेंशियल 20 में ही रहा है। बट हमें यहाँ पे इस चीज को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर 20 में लॉकडाउन था, कोविड की वजह से बहुत चीजें इम्पैक्ट हुई थी। तो बहुत सारी और मेजरली सभी कंपनीज के एक्सपेंसेस में भी कमी आई थी, बिकॉज ट्रेडिंग एक्सपेंस खत्म हो गया था, बहुत तरीके के एक्सपेंस खत्म हो गए थे। तो हो सकता है कि एक्सपेंसेस की
कमी की वजह से भी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ा हो, तो इस चीजों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक ईपीएस की बात करें तो फाइनेंशियल 18 के कंपैरिजन में तो कम है। डायल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो वो भी अगेन सेम है। एंड बिटा मार्जिन की बात करें तो वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। इसके बाद रेवेन्यू एंड अर्निंग ट्रेंड जो मैंने इस ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहा वो भी यही है कि वो फ्लक्चुएट हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू सीएजीआर जो रहा है 5 सालों में वो 17.8% रहा है। नेक्स्ट अगर हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो की बात करें तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स अगर हम देखते हैं तो करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं हर सालों में। नॉन करंट एसेट्स भी इसी तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं बट अल्टीमेटली बढ़े ही हैं। करंट लायबिलिटीज वो भी बढ़ रही है। अगर आप देखें तो मार्च 16 में 2009 थी, मार्च 17 में 2112 मिलियंस हो गई, बट मार्च 20 में 3088 मिलियंस हो गई। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज भी 340 मार्च 16 में 343 मिलियंस थी जो मार्च 17 में 3067 मिलियंस हो गई। सो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक लाइक फैक्टर होना चाहिए हमें डिसीजन लेते वक्त कि कंपनी की लाइबिलिटीज ज्यादा है। एंड अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्लक्चुएट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो आप देखेंगे कि वो भी बढ़ रहा है और फाइनेंशियल कैश फ्लो वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। सो एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी बढ़ा ही है। लाइक मार्च 6 में 34 था, मार्च 21 44 हो गया। इन्वेंट्रीज भी बढ़ी है। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट टर्म डेट वो इतने ज्यादा बढ़ गए। मार्च 16 में 858 थे और मार्च 20 में 1221 हो गया। लॉन्ग टर्म डेट 2110 थे जो 2048 मिलियंस हो गए मार्च 20 में। यानी कि कंपनीज की शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट बहुत ज्यादा है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी ग्रो करे या ना करे बट लायबिलिटीज ऑब्वियसली पे ऑफ जरूर करेगी अपनी। नेक्स्ट की रेशो, एक चीज मैं आपको हमें बता दूं, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले उसकी की रेशो जरूर देख लेना। ये जरूर देख लेना कि कंपनी की टोटल डेट टू इक्विटी कितनी है, डेट रेशो कितनी है, टोटल डेट टू एबिटा कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर हम इस स्टॉकक्राफ्ट कंपनी की बात करें तो टोटल डेट टू इक्विटी, थर्ड पॉइंट, टोटल डेट टू इक्विटी मार्च 16 में 2.74 था, देन जो मार्च 20 में नेगेटिव 5.57 हो गया। तो यानी कि कंपनी के डेट बहुत ज्यादा है। कैश फ्लो भी कम हो गया। कैश रेशो भी आप देख सकते हैं फ्लक्चुएट कर रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू रेवेन्यू वो भी कम हो गया। तो कंपनी फाइनेंशियली तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस की। यहाँ पे आप अपना हम चार्ट देख सकते हैं कि एज वाइज अगर आप नीचे रेड कलर में देखें तो 0 to 14 ईयर्स के लोग हैं ओवरऑल में, एंड सेम विद अर्बन। तो अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें तो मेजर पॉपुलेशन इंडिया की यंगेस्ट लोगों की है और सबसे ज्यादा है आपका 15 to 25 ईयर्स में भी काफी ज्यादा लोग हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक 25 की एक ऐसी एज होती है, 25 से 35 की एज ऐसी होती है जहां पे लोग शादी प्लान करते हैं। और अगर शादी प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी किचन वेस्ट भी बढ़ती है उस टाइम पर। तो ये एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज इंडिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो और काफी लोग ऐसे हैं जो इस एज में फॉल कर रहे हैं जहां पे वो अपनी शादी प्लान कर रहे हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इस कंपनी को। नेक्स्ट, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, वो आप देख ही सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला बहुत बड़ा फैक्टर जो बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सी, अगर किसी भी कंपनी को ग्रो करना है ना, अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऐसा आ गया जो उस कंपनी को इम्पैक्ट कर गया तो बहुत फायदा हो जाता है, बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च हुई स्कीम है जिसके अंदर उनका मोटो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। यानी कि जो चूल्हा वगैरह यूज हो रहे हैं वो सबको हटा के गैस का अरेंजमेंट किया जाए सारे गांव में हर जगह। और जो इसका टारगेट है स्कीम का वो है 5 CR एलपीजी कनेक्शन, यानी कि 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन लगाने हैं। और अगर इसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ग्रोथ है, कितना रेवेन्यू है। इसके थ्रू कंपनी का जो टारगेट है वो मेक इन इंडिया कैंपेन को बूस्ट करना है। एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अगर नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ेंगे तो भी किचनवेयर जरूर बढ़ेगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन मार्केट साइज। सी, जैसे ही गवर्नमेंट ने अगर चाहा कि ठीक है हम एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं तो ये कंपनी भी लाइक साथ में ठीक है ये रहे किचनवेयर, सो एक कॉम्बिनेशन हो गया। और जैसे ही
किसी के पास गैस आती है तो उसको उसके लिए किचन वेयर भी चाहिए होगा, उसको अपना कुकवेयर भी चाहिए होगा, तभी वो उस पर कुक कर पाएगा। तो अल्टीमेटली गैस आने से बेनिफिट कंपनी को होगा ही होगा। नेक्स्ट, अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट ए 9% CAGR. Urban market account for the major share 65% of total revenue in the consumer durable sector in India. यानी कि टोटल मार्केट साइज का कंज्यूमेबल ड्यूरेबल 65% मेजर शेयर होल्ड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट माना, यानी कि कंज्यूमर शेयर 65% होल्ड कर रहा है इस चीज को, तो कहीं ना कहीं गे गुड्स की ग्रोथ भी शायद है ही कि वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, करंटली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स डोमिनेट द किचन अप्लायंस इंडस्ट्री। अभी के लिए बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है जो इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं। अगर मेजर प्लेयर की बात करें तो TTK प्रेस्टीज, हॉकिंस, स्टोवक्राफ्ट, ऑब्वियसली दिस इज द कंपनी, हॉकिंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फेबर एंड सो ऑन। नेक्स्ट है इंडस्ट्री ड्राइवर्स। सी, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो उस इंडस्ट्री को चलाए रखते हैं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ग्रोइंग द मार्केट डिमांड। जब 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 मॉडर्न लाइफस्टाइल ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली किचन की नीड्स भी उसी तरीके से ग्रो करेगी। चूल्हे से गैस पे आएंगे तो ऑब्वियसली किचन वेयर चाहिए ही चाहिए होगा, जैसे मैंने पहले बताया। नीड टू स्पेस यूटिलाइजेशन फिटिंग ऑल द अप्लायंसेस इन द लिमिटेड एरिया हेल्पिंग द मॉडर्न किचन मार्केट टू ग्रो। इट मीन्स अगर सी, अभी अगर हम फ्लैट बाय करने जाते हैं तो जो बिल्डर्स हैं उनका भी टारगेट ये रहता है कि हम फ्लैट जब बेचे तो सारी फिटिंग के साथ उसको सेल करें, कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, बस वो आ जाए, उसको कोई सामान ना लाना पड़े, वो आए और रहे। इस तरीके से बिल्डर्स अब घर बनाते हैं। तो अब जब वो फिटिंग्स के साथ घर को सेल करेंगे तो ऑब्वियसली फिटिंग के लिए किचन वेयर्स भी होंगे ही होंगे। तो नीड और स्पेस यूटिलाइजेशन है करना है तो इसी तरीके से फिटिंग वो स्ट्रिक्टली करके ही देंगे, जिससे कि आगे आके उसको स्पेस की दिक्कत ना हो। Increasing heat and environmental concerns, the government initiative like PMU are expected to fuel the market for this industry. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्यूल को बचाना, जैसे कि पहले जो अभी मैंने आपको बताई योजना के अंदर, वो ईंधन को कम यूज करना चाहते हैं, ईंधन का यूज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हीट तो ऑब्वियसली जनरेट हो ही रही है ना, एनवायरमेंट तो खराब हो ही रहा है ना। तो गैस पे आना एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इन्वायरमेंट सेफ रहे। तो अगर इन्वायरमेंट सेफ की वजह से भी लोग गैस पे मूव करते हो तो भी इस कंपनी को फायदा होगा ही होगा। एंड देन प्रमोशन बाय प्रॉपर्टी डेवलपर एंड बिल्डर, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया कि बिग रियल एस्टेट प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली किचन अप्लायंसेस के साथ अपने फ्लैट को सेल करना चाहते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, IPO डिटेल्स। IPO इशू हो रहा है, हुआ है, मतलब 25 जन को इशू हो चुका है, 28 जन लास्ट डेट है। जो प्राइस बैंड है 384 टू 385 है, मार्केट लॉट 38 है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 38, यानी कि आपको एक ऑर्डर लेना ही लेना है। फेस वैल्यू 10, एक लॉट लेना ही लेना है। फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। टोटल IPO साइज 411.80 CR। इशू टाइप बुक बिल्डिंग इशू टाइप है एंड नंबर ऑफ ऑफर शेयर 0, लिस्टिंग ऑन मुंबई। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इसकी 100% लिस्टिंग हो चुकी है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑब्जेक्टिव, जो IPO लाने का ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी के पास बहुत लाइबिलिटीज है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ द कंपनीज बोरिंग्स फुली और पार्शियल, यानी कि कंपनी के पास जितनी भी बोरिंग्स है उसको या तो फुली पेड ऑफ कर दिया जाए, पार्शियली पे करा जाए। नेक्स्ट, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इसके बाद हम समझते हैं IPO की टाइमलाइन क्या है। ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग हो चुकी है 25 जन को, क्लोजिंग डेट है 28 जन। 3 फेब को फाइनलाइजेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, जिसको भी वो शेयर्स मिलेंगे ऑन द वो 3 फेब को फाइनल हो जाएगा। 4 फेब को जिनको नहीं मिलेंगे उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। 5 फेब को आपके डीमेट अकाउंट में जिन जिनको शेयर मिले हैं क्रेडिट आ जाएगा। 8 फेब को लिस्टिंग हो जाएगी। सो अगेन दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो विद द डेट्स। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए शायद आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी या नहीं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। रीजन बीइंग कि मुझे कंपनी के फाइनेंशियल ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे कंपनी में उतना
प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि कंपनी के हम इतना कंपनी इतना ग्रो करेगी कि जितना मुझे और इंडस्ट्री रेट मिल रहा है वो यहाँ पे मिल पाएगा नहीं। सो बाकी अगेन आपका डिसीजन है, आप स्टडी करिए, आप एनालिसिस करिए कि आपके अकॉर्डिंग आपको करना है नहीं, आप खुद डिसाइड करिए, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी देन प्लीज फॉलो on Instagram through this at CA Nihar, and on this YouTube channel it's CA Nihar Gupta. Thank you. Bye.